आपका बेस मजबूत रहता है ना, चीज़ें सब पता होनी चाहिए। इम्प्रेशन तभी बनता है कि आपको पता भी चीज़ें नहीं है, आप कंपनी में बैठ गए, कुछ बोलते रहोगे तो सामने वाला कहेगा चलो कुछ तो है, तो रिस्पेक्ट वहाँ से आती है। चलो रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्डिंग वीडियो जाएगी, ठीक है। तो मैंने आप लोग को पहले तो वर्डप्रेस के क्वेश्चन दिए हैं। इसमें लाइक जैसे मैं कल समझा रहा था ना, वर्डप्रेस है क्या। वर्डप्रेस जैसे सीएमएस होता है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें क्या हुआ है कि अब आप बस मैनेज कर रहे हो चीज़ों को, कोड नहीं कर रहे हो कहीं, मैनेज कर रहे हो, ठीक है। अब आपने वेबसाइट बना दी, अब अपनी चीज़ें अपनी वो कर रहे हो, लाइक पेज बनाने हैं तो बैकएंड के थ्रू, सीएमएस के थ्रू आप पेज ऐड करते जा रहे हो, पोस्ट बनाने हैं, फॉर्म बनाने हैं, तो ये नहीं कि आपको कोड नहीं करना पड़ रहा है कि भाई मेरे को फॉर्म बनाना है, फॉर्म के अंदर इनपुट टाइप पास करना है, या फिर नंबर के लिए वैलिडेशन लगाना है। वैलिडेशन मतलब इसमें सब कुछ आपको बाय डिफ़ॉल्ट दे दिया गया है। अब आपको वो सिस्टम पता होना चाहिए कि अच्छा यहाँ से मेरे को फॉर्म उठाने हैं, यहाँ से मेरे को गैलरी उठानी है, यहाँ से मेरे को लाइक कोई डिव अलग से बनानी है, अपना लेआउट डिफाइन करना है, तो आप अपने पास से कर सकते हो। तो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, लेट कर दिए, नो इशू। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जितने क्वेश्चन है ना, आप बोल सकते हो थ्योरी टाइप का, इसमें सब सिस्टम वही दिया होगा जैसे हमने कल बनाया था। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमने देखा था कि डब्ल्यू जो आता है, तो इंटरव्यू में पूछ लेते हैं भाई बाय डिफ़ॉल्ट इसकी जो टेबल का प्रीफिक्स होता है, प्रीफिक्स जो स्टार्टिंग में लगता है। ठीक है, ये स्टार्टिंग में दिख रहा है डब्ल्यू पी प्रीफिक्स। हाँ, डब्ल्यू पी, ये आप कभी भी चेंज कर सकते हो। आज अभी एक इंस्टॉल करना आप लोग, तो उसमें ये अपना प्रीफिक्स चेंज करना है। तो ये इंटरव्यू में हमेशा पूछ लेते हैं कि जो इसकी टेबल होती है इसकी प्रीफिक्स क्या होता है। स्टार्टिंग आप जो वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हो तो जो टेबल बनता है स्टार्टिंग क्या होता है, तो डब्ल्यू पी। ये ज़रूरी नहीं ये होता है, आप इसको जब अभी दूसरा इंस्टॉल करोगे आप अपने नाम से बना लो। ये इसका कॉमन है जो बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। अभी क्या होता है, इंटरव्यू में ये पूछ सकता है आपसे कि पीएचपी का वर्जन, वर्डप्रेस का वर्जन क्या है, लेटेस्ट उसके वर्जन हमेशा अपडेट होते रहते हैं। तो ये क्वेश्चन आ जाएगा तो आप रट ले, 5.8 इंस्टॉल किया हो तो पता चल गया, तो 5.8 हो गया। ऐसे ही इसमें पूछ देते हैं लोग कि बाय डिफ़ॉल्ट इसमें कितनी टेबल जनरेट होती है जब इंस्टॉल करते हो। जैसे आप मोबाइल में कोई ऐप ही इंस्टॉल करते हो तो डेटाबेस में कहीं ना कहीं कुछ दिखता है, वो आपको दिखता नहीं क्योंकि एक्सेस नहीं है आपके पास। इसमें जब आप इंस्टॉल करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट 11 टेबल बनती है। हाँ, बाय डिफ़ॉल्ट 11 होती है। अब ये होगा कि आपको टेबल का नाम ये रटना पड़ेगा। वो कोई कह देगा अच्छा, लेकिन जो टेबल बनती है उसका कौन कौन सी टेबल बनती है, ठीक है। ये जितने अभी इंटरव्यू यूट्यूब पे वीडियो जितने देखोगे ना, सब में यही कुछ, इससे ज़्यादा कहीं ऊपर नहीं जाएगा। प्रीफिक्स, टेबल, वर्जन, यही सब चीज़ें आएंगी। इसमें पोस्ट क्या होता है, पेज क्या होता है, ठीक है। फॉर्म कैसे यूज करते हैं, फिर कौन सा फॉर्म आप यूज करते हो। अब क्या होता है, इसमें कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 होता है, एक होता है फॉर्म बिल्डर होता है, लेकिन कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 फेमस है। लाइक आप कोई अच्छी गाड़ी बिक रही है, हीरो होंडा स्प्लेंडर प्लस है, एक प्लेटिना है, तो कोई फेमस है ना, काम दोनों सेम करती है, लेकिन जो कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 है वो बेटर है। उसमें ये क्वेश्चन उठा देते हैं लोग कि अच्छा कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 आपने लगाया रिडायरेक्ट करने के लिए, तो फिर आपको प्लगइन के साथ एक्सटेंडन जो एड ऑन मिलता है वो आपको एक एक करके इंस्टॉल करना पड़ता है, लाइक रिडायरेक्ट करना है, डेटाबेस में सेव कराना है, उसके लिए। तो जो कल हमने फॉर्म बनाया था उसमें एक प्लगइन इंस्टॉल करूंगा जिसके थ्रू क्या होगा, जो भी डेटा सबमिट करोगे, मेल तो बाय डिफ़ॉल्ट जाएगी जाएगी आपके बैकएंड में, वो स्टोर भी होगा डेटाबेस भी, उससे आपको पता चलेगा चलो फॉर्म कहीं आके स्टोर हो रहा है। उसके बाद से इसमें एक चीज़ ये है कि कल तो मैंने जो बिल्डर बताया था वो थोड़ा सा इतना फेमिलियर नहीं था। वर्डप्रेस वैसे इजी टू यूज़ है सबके लिए, तो इसके लिए आता है एलिमेंटर हो गया, ब्लैकबेरी हो गया, चाहे क्लासिक थीम जो एक लड़का पीछे बोल रहा था। तो आपके ऊपर है। एलिमेंटर ये होता है कि जब आदमी कोड करता है ना तो कोशिश करता है तो क्यों हम हैवी लोड दें आपके, लाइक इसमें एक एंटीवायरस पड़ा हुआ है क्विक हिल का, आपने कहा नहीं यार एक काम करता हूँ इससे कोई और बेटर डाल देता हूँ, वो लोड ही तो आपका बढ़ा रहा है। हाँ, लेकिन जब भी आप कोई पेड थीम लोगे तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट वो पूरी स्ट्रक्चर बना के दिया रहता है, उसके बस आपको ड्रैग ड्रॉप करके चीज़ें अपनी चेंज करनी रहती हैं। अभी एक हम कोई थीम लेंगे जिसको इंस्टॉल करेंगे, पूरी वेबसाइट कंप्लीट आएगी। फिर उसमें ये होता है कि वो अपने डॉक्यूमेंटेशन दे देते हैं।
अच्छा आपको ये टेक्स्ट चेंज करना है तो यहाँ से करोगे, लोगो करना है तो यहाँ, तो उस फाइल को किसी को दे दो तो नॉर्मल जिसको हल्का फुल्का थोड़ा पता रहेगा वो अपनी चीज़ें वेबसाइट कंप्लीट कर सकता है। शॉपिफाई आपका CMS है, लेकिन शॉपिफाई पेड है, उसका कोड नहीं मिलता आपको। ऐसा नहीं कि शॉपिफाई का कोई सर्वर नहीं होता है। आपको $29 उसको पे करना रहता है। वो अपना जैसे विक्स है वैसे ही अपना पैनल दे देगा। ये नहीं कि आप सोचो कि सर उसका डेटाबेस का है, वो कुछ कुछ आपको नहीं दिखेगा, कोई उसका लॉगिन नहीं होता है। आप जाओ, 15 दिन का ट्रायल मिलता है, शॉपिफाई पे अकाउंट बनाओ, वहीं पे काम करना शुरू करो। वो नहीं कि आप लोकल पे डाउनलोड करके वहाँ कहीं काम करोगे। हाँ वो उनका खुद का सर्वर है अपना, वो $29 लेते हैं। ये आपका फ्री है वर्डप्रेस, आपको पूरा सोर्स कोड सब कुछ मिल जा रहा है। वो शॉपिफाई का कभी नहीं मिल सकता। शॉपिफाई के सब वेबसाइटों देखोगे कॉमन तरीके से चलती हैं, ये नहीं कि ऐसा नहीं है कि शॉपिफाई में आप काम कर रहे हो आप सोचो कि मेरे को फाइल मिल जाए, उसका डेटाबेस मिल जाए, वो सब चीज़ें कुछ नहीं मिलती हैं। उसका क्या होता है, खुद का सर्वर होता है। शॉपिफाई हो गया, वॉल्यूजन हो गया, ये सिक्योर्ड है। ये अभी धीरे धीरे इंडिया में अच्छे खासी मार्केट बना रहे हैं। लेकिन वर्डप्रेस जो ओपन सोर्स क्यों बोलते हैं, ओपन सोर्स मतलब सब कुछ मिल गया। ओपन सोर्स, हाँ चलो एक टर्म अच्छी है। ओपन सोर्स किसको बोलते हैं, आपको पूरा उसका सोर्स कोड मिल गया। जैसे वर्डप्रेस है, मैजेंटो है, ये ओपन सोर्स है। लारावेल है, ओपन सोर्स है। ये आपको सब कुछ मिल गया, इंस्टॉल करके आप एक एक कोड पे काम कर रहे हो। शॉपिफाई आपका OBCMS है, वहाँ पे भी ई कॉमर्स चीज़ें बनती हैं, लेकिन उनका खुद का सर्वर रहता है। सर्वर मैनेज कर उनका काम है। SSL सिक्योरिटी वायरस जो आएगा वो देखेंगे, आप कुछ नहीं देख सकते। यहाँ पे जो आएगा सब आपकी जिम्मेदारी, हर फाइल आपके पास है। इसके लिए आपको खुद सर्वर अपना खरीदना पड़ेगा, ये फाइल ले जाकर सर्वर पर रखनी पड़ेगी। शॉपिफाई में ये होता है कि उनका सर्वर अपना है। आप अपना एक अकाउंट बना के दे देंगे, जैसे फेसबुक पे आपको एक अकाउंट बना दिया, अपना अकाउंट में अपने प्रोफाइल में कुछ काम कीजिए। शॉपिफाई विक्स पे जैसे तुम अभी खुद भी बना सकते हो वेबसाइट, वैसे शॉपिफाई बना सकते हो। उसमें भी डायरेक्ट आप, ये डिपेंड करता है सामने वाला आपको पैसे कितने दे रहा है, सामने वाले की रिक्वायरमेंट क्या है। आप शॉपिफाई में कंप्लीटली कस्टमाइज नहीं कर सकते। वो एक, अब मोटरसाइकिल की स्पीड 120 है, आप 140 नहीं जा सकते। वर्डप्रेस में अच्छा जाना है आपने, इसमें CC बढ़वा दी, उसमें नहीं बढ़वा सकते। उसकी अपनी लिमिटेशन है। क्योंकि वो ये नहीं चाहते हैं कि हम हमारे सर्वर पे कुछ आप आके ऐसा करो कि लाखों लोग की वेबसाइट में दिक्कत आए, क्योंकि सर्वर उनका एक सेंट्रलाइज्ड बोल सकते हो आप। इसके लिए आप खुद अपना सर्वर बाई कर रहे हो, अपने सर्वर में जो मन करे करो। तो जो बहुत हैवी वेबसाइटें बनती हैं जिनके मान के चलो लाखों प्रोडक्ट हैं, वो हमेशा मैजेंटो प्रेफर करते हैं। जिनके कम प्रोडक्ट हैं, अपना सस्ते में काम निपटाना चाहते हैं, वो वर्डप्रेस पे आते हैं। जो चाहते नहीं है कि मेरे को सर्वर का बंदा रखना है, डोमेन का बंदा रखना है, इसका बंदा रखना है, तो शॉपिफाई पे जाते हैं। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। वेबसाइट बनती है वो मेन ई कॉमर्स के लिए होता है। वो पढ़ लेना हल्का फुल्का, वो विक्स की तरह मान के चलो वो है, लेकिन वो अपना $29 मंथली लेता है बस। हाँ, हाँ टेम्पलेट उसके भी क्या होते हैं कि पहले से थीम बने, जैसे अपनी वर्डप्रेस में थीम बनी है ना, उसके भी बने रहते हैं। अगर नहीं बने तो आप अपना भी कर सकते हो, बस उसमें हल्के हल्के जो उसने लिमिटेशन दिया वहाँ आप अपने कोड कर करके अपना करो। पेड होता है वो, क्योंकि उसमें सर्वर का कॉस्ट तो लगेगा ना। इसके लिए आप अपना सर्वर पे जब लोकल पे काम करो तो कोई चार्ज नहीं, लेकिन किसी सर्वर पे डालोगे तो आप तो बाई करोगे। सर्वर क्या होता है, वही होता है आपका एक घर दे दिया, उसके अंदर जो डेटा रख रहे हो उसके चार्ज लेगा, जो मंथली बेसिस पे या ईयरली बेसिस पे रहता है। ऐसा नहीं होता है होस्टिंग एक बार बाई कर लिया आपने तो हमेशा के लिए हो गया। हर साल रेन्यू कराना पड़ेगा डोमेन, हर साल आपको रेन्यू कराना पड़ेगा। हाँ और क्या, ऐसा नहीं कि आप डाइस एकेडमी .in ले लिया, एक साल बाद छोड़ दिया, फ्री हो गया। अगर आपने एक साल बाद रेन्यू नहीं किया तो फ्री कर देगा, फिर कोई बाई कर सकता है। तो ये सब सबका वो है। कभी भी ये ऐसा नहीं होता कि आपने आज Intex.com खरीद लिया है और 10 से 20 साल के लिए आज ही सोचो कि मैं 20 साल के लिए बाई कर दूँ, वो भी ऑप्शन नहीं देता है। मैक्सिमम 5 साल या 7 साल देता है, या 10 साल मैक्स टू मैक्स। फिर आप उसको रेन्यू कराना पड़ेगा, क्योंकि उसकी फिर बीडिंग बढ़ती जाती है। जैसे बीच में क्या हुआ था, एक बाबा का ढाबा आया था, नाम सुने थे? उसका डोमेन का नाम था अराउंड 499 था। जब वो चीज़ें फेमस हुई तो किसी ने बाई कर लिया। अराउंड वो 6 या 7 लाख रुपए डोमेन बिक रहा था, बस बाबा का ढाबा .com, बस नाम खरीदने के लिए। तो क्या होता है, डोमेन इसलिए कोई फ्री नहीं करते, इसमें बिडिंग लगती है। अब आप देख लो कचड़ा .com,
गोडैडी का भी सर्च करना, इनके दाम ना करते करते भी चले जाते हैं, करीबन 4-5 लाख, करोड़ों में डोमेन बिकते हैं। पॉपुलैरिटी बोलो या फिर ये क्या होता है कि लोग होते हैं बिड करने वाले। अब आप, क्या पता आपके दिमाग में जोमेटो पता नहीं किसी ने सोच लिया, एग्जाम्पल, आपके थिंकिंग अच्छी है, आपने सोचा चलिए यशवंत एक काम करता हूँ 20 डोमेन बुक करके रख लेता हूँ, क्या पता 10 साल बाद इसका दाम बढ़ जाए, या फिर ऐसा कुछ आए, तो लोग बाई करके पहले रखे रहते हैं, बाद में जब वो फेमस हो जाता है तो बिड लगते हैं, फिर अपने अपने रेट पे उसको बाई करते हैं। हाँ, फॉर एग्जांपल देखो यहाँ से कभी भी, आपके लॉजिक पे है, वो आपने खरीद लिया 10 साल बाद भी उसका नहीं हुआ तो क्या करोगे? अब ये, हाँ कहीं से भी खरीदो। अब एक एग्जांपल ये ले लो, ये पहले से ही लोगों ने बाई करके रख लिया है, अभी रेट देखो। अब ये बकरा.com, कभी नाम भी सुना होगा, किसी ने खरीद के रखा है, बिड पे छोड़ दिया इसको, इसका रेट देखो, सैकड़ा, हजार, 10 लाख, 1 लाख का डोमेन बिक रहा है। हाँ बस ये डोमेन। बरका, बकरा, राधे, मतलब ये चीजें होती हैं कि ये, हाँ ये खरीद ले, आप यहाँ पे कोई भी डोमेन सर्च करोगे सब बाई कर सकते हो, लेकिन ये होता है कि किसी का चीज हिट हो गया, कोई चीज। हम्म, हाँ, ये ये बाई करने का इतना चार्ज है, और जब रेन्यू कराओगे तो सस्ता है, क्योंकि ये तो किसी ने बिड लगा दिया ना, एक्चुअल रेट तो उसका जब था तो 500-600 का ही होगा, लेकिन मैंने बाई कर दिया, वो मार्केट में उड़ गया, अब मैंने उसके रेट लगा दिए भाई इतने में बेचूंगा, लेकिन जो डोमेन वाले हैं वो उसको सेम, अपने तो रेन्यू करेंगे तो अपने सेम अमाउंट पे करेंगे, वो रेन्यू 2000 से कर रहा होगा, लेकिन इसकी वैल्यू ये हो गई है। हाँ, और क्या, ये चीज़ें होती। नहीं, ये होम पेज है, यहाँ पे अपना सर्च कर लो डोमेन कोई भी। कहाँ पे? ये 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 क्या है, आपको वर्डप्रेस की वेबसाइट बनानी है तो 199 तो बोल देते हैं, लेकिन कभी डोमेन 199 का नहीं होता है, आप कभी इसको, किसी एक डोमेन को, ये बहुत दुनिया पागल बनाती है। चलो टॉपिक अभी हिल रहा है, लेकिन बता रहा हूँ बस एक सेकंड के लिए। देखो क्या है, अब ये आपको क्या लग रहा है, इसका दाम 359 है ना, आपकी नज़र में सही है, जब यहाँ पे कार्ट पे जाओगे तब इसी कंडीशन सब चेंज हो जाएगी। ऐड टू कार्ट क्यों नहीं हो रहा है? देखो यहाँ पे जो ये लगा है ना, ये बोल रहा है फॉर फर्स्ट ईयर, जब इसको बाई करोगे ना तो ये कहेगा भाई जब 2 या 3 साल के लिए बाई करोगे तो अगले साल का जो अमाउंट होगा ना 359 दे दो, बाकी इस साल का ये है। तो कोई डोमेन शायद आपको 500 से नीचे कभी नहीं मिलेगा, और जो .com होते हैं ये आपके पहुंच जाएंगे अराउंड 899 करीब में, विद टैक्स और सब जोड़ के। ये कहते हैं ना 99 में डोमेन, हमेशा इनकी चीज़ों में स्टार लगे रहते हैं, ये स्टार का मतलब बहुत खतरनाक होता है, कभी कोई चीज़ देखोगे ना तो ये जरूर लगा देते हैं स्टार, मतलब कंडीशन है, टर्म एंड कंडीशन कहीं डिफाइन कर। हम्म? हाँ तो ये होस्टिंग है ना 199 का, आपको एक डोमेन का एक डेटाबेस देगा, और एक लाइक 50 MB या 100 MB का एक स्पेस दे देगा, लेकिन डोमेन आपका नाम हो गया, होस्टिंग जो आप अपना कोड कहीं रखोगे, फिर दोनों को हम कनेक्ट करते हैं। डोमेन होता है, आपने बाई कर लिया rabi.com, ये आपका डोमेन हो गया, लेकिन rabi.com बाई करने से क्या हो जाएगा, आपने बस बाई किया है। अब जो वर्डप्रेस की इंस्टॉल सिस्टम आपने बनाया है उसको rabi.com पे डालोगे तो उसके लिए आपको होस्टिंग बाई करनी पड़ेगी,
होस्टिंग पे डेटा रख दोगे, फिर होस्टिंग वाले अपना नेम सर्वर या आईपी देंगे, उस डोमेन में ले जाके आपको ऐड करना पड़ेगा। फिर दोनों देखेंगे ना, अच्छा ये होस्टिंग है ये डोमेन है, पर वो दोनों मैच करेंगे तब आपकी वेबसाइट शो होगी। हम्म? नहीं, लोग, मैं क्या कर रहा हूँ, डोमेन लेके रख लेते हैं, उसके बाद बेचते हैं। क्या चीज़? क्या हुआ? चलो कोई नहीं। ठीक है, तो यही बता रहा था इसमें कि जितने, अरे स्क्रीन तो मैंने शेयर ही नहीं की। वो सही हो जाएगा, बाद में सही कर लेना। ठीक है, तो ये इसके ये डोमेन होस्टिंग हो गई। वर्डप्रेस का जो बता रहा था, जो लिस्ट दिया था उसमें ये चीज़ें अपना पढ़ लेना, टेबल, डब्ल्यू प्रीफिक्स या जितनी चीज़ें होती हैं, जो थीम होते हैं, प्लगइन्स होते हैं, ये थोड़े थोड़े खुद हल्का हल्का पढ़ते रहना, यही चीज़ें होंगी। अब मैं एक काम करता हूँ, एक फ्रेश वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं। इसके क्वेश्चंस ऐसे बनते जाएंगे, कितने टेबल बन रही हैं, प्रीफिक्स चेंज कर सकते हैं कि नहीं, पासवर्ड चेंज कर सकते हैं कि नहीं, वर्जन कौन सा है, ये लिखते रहना, दिमाग में सेट करते रहना। तो एक काम करो सब लोग, तो वर्डप्रेस लेटेस्ट एक नया फोल्डर बनाओ आज के नाम से, और उसको इंस्टॉल करो। इस बार प्रीफिक्स सब लोग चेंज कर देना अपने हिसाब से। नहीं, उसको रहने दो, एक और फोल्डर बनाओ, एक और डेटाबेस बनाओ। देखो ये डब्ल्यू दिख रहा है आपको? ये आप बाय डिफ़ॉल्ट ये डब्ल्यू उठाता है। अभी इंस्टॉल करते समय कल किसी ने ध्यान दिया, किसी ने नहीं। वो नहीं नहीं नहीं, वो तो डेटाबेस हो गया आपका। प्रीफिक्स कहाँ से बनता है, एक बार सब। हाँ, वो सही रहता है, मतलब हमेशा ये पूछ देते बाय डिफ़ॉल्ट कितने टेबल होते हैं, आप प्रीफिक्स चेंज कर सकते हो कि नहीं, तो आप जवाब होना चाहिए ना, हाँ सर हम तो कभी इंस्टॉल करते समय हमने चेंज, इंस्टॉल होने के बाद नहीं चेंज कर सकते। अगर अभी आप सोचो, हाँ ये नहीं कि इंस्टॉल कर लिया फिर आपने डेटाबेस चेंज कर दिया, किसी का कुछ रख दिया, तो क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन उसके हिसाब से हुई है, आपने बाद में डेटाबेस का कुछ भी चेंज कर दिया तो वेबसाइट चलनी बंद हो जाएगी। 11। हाँ, जितने प्लगइन इंस्टॉल करते जाओगे ना, सब टेबल अपने हिसाब से बढ़ती जाएंगी। अब ये माई एसीओ के लिए आपने योस्ट यूज कर लिया, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 फॉर्म बिल्डर, तो उस हिसाब से अपने टेबल बढ़ते जाएंगे। आपको बैकएंड में देखना नहीं है कि क्या हो रहा है, वो चलने दो, मैं तो जस्ट बता दे रहा हूँ, यहाँ पे ये चीज़ें बनती जाती हैं। हाँ, डिफ़ॉल्ट जो मैंने लिस्ट दिया है ना, उसमें आई थिंक सब क्वेश्चन ये मिल जाएंगे आपको। वर्जन क्या है, इंस्टॉलिंग का प्रोसेस क्या है, उसमें भेज दिया हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया हूँ। इसमें एक हुक होता है, जो इस पे जाना नहीं, लेकिन ये पढ़ लेना। हुक में बस ये होता है कि जब इसके इंटरनल, जो मैंने कल कोड बताया था, हेडर फुटर, जब वहाँ पे काम करना रहता है, उस फाइलों में कुछ को छेड़खानी करनी है, तब हुक के थ्रू काम करते हैं। कोई अपना डेटा उसमें पुश करना है, अभी तो आप जब बैकएंड से काम कर रहे हो, अब इसके कोड पे काम करना पड़ेगा, तब आपको इसके हुक की जरूरत पड़ती है। हुक होता क्या है, ऐड एक्शन होता है, ऐड फिल्टर, ये चीज़ें इसमें दिया है, वो दिमाग में सेट कर लेना होता क्या है। जो चीज़ें ना समझ में बस वही टॉपिक यूट्यूब पे डालना। तो कल हमने वर्डप्रेस, देखो जो मैंने कल वर्डप्रेस डाउनलोड किया था, मैं इसको जस्ट उठाता हूँ। पुराने वाले को कहीं कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं है, वो जहाँ है उसको चलने दीजिए। पासवर्ड इसलिए कहता हूँ सेम रखना आप लोग, कि ऐसा ना हो कि बनाए हो भूल जाओ फिर आप। होता है। वैसे बताता हूँ एक चीज़ और, वर्डप्रेस का देखो, ये होता है, अगर पासवर्ड भूल गया, आपके पास तो सब कुछ है, डेटाबेस भी है, कभी भी रीसेट कर सकते हो, लेकिन कभी सामने को दिया उसका पासवर्ड भूल गया, उसके लिए दिक्कत होगी। देखो क्या होता है, यहाँ पे एक ये वे होता है, ये पता का सीख लो, अच्छी बात है। अगर किसी का पासवर्ड, किसी यूजर को आपने दे दिया पासवर्ड, वो पासवर्ड भूल गया, वो यहाँ पे नहीं कर पाएगा, लेकिन आपके पास डेटाबेस भी है, कोड भी है, आप यहाँ पे आओगे। हाँ, डब्ल्यू पी यूज़र, ये मेरे नाम से ईमेल आईडी बनी है, ये वाला पासवर्ड क्या करेंगे, जो भी मैंने डेमो @1 ये तो हम डिक्रिप्ट नहीं कर सकते, लेकिन आप दूसरा वर्डप्रेस इंस्टॉल करोगे, जो पासवर्ड रखोगे उसको कोड को उठा के यहाँ पे पेस्ट कर दो, अपना चेंज हो जाएगा, जो उसमें रखे रहेगा इसका पासवर्ड वही हो जाएगा।
मैं क्या कह रहा हूँ, एक दूसरा वर्डप्रेस इंस्टॉल करो। आपने वहाँ पे अपना जो पासवर्ड सेट किया है, वो वाला कोड जो उसका भी तो ये बना होगा पासवर्ड, वहाँ का उठाओ यहाँ पे रख दो, फिर इसको सेव कर दो, फिर जो ये आप उसका पासवर्ड बना रहे हो ना, आपका काम करने लगेगा। एक वे ये होता है। दूसरा ये, नहीं 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 नहीं, हमको बस पासवर्ड ही चेंज करना है। ये करते करते चीज़ें दिमाग में आती हैं, ऐसे नहीं। और दूसरी बात यहाँ पे ये होता है कि आपके पास फुल एक्सेस है अपना, यहाँ ईमेल आईडी जिस ईमेल आईडी पे चेंज कर दो, और बैकएंड में हिसाब सब दिया रहता है। जैसे लॉगिन करते तो फॉरगेट पासवर्ड आता है, आपने अपना यूजर नेम चेंज किया, दूसरा डाला, पासवर्ड आ गया, फिर यहाँ पे आके डेटाबेस में चेंज कर दिया। मैं एक डेटाबेस बनाता हूँ। ये आपका डेटाबेस बन रहा है, यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया है, ठीक है। ठीक है, मैंने एक डे 6 करके एक डेटाबेस बना दिया। ठीक है, आप भी लोग ये एक बार इंस्टॉल और कर लेना। और ये जितनी बार हो कोई दिक्कत नहीं है, कि आपको पुराना चल रहा है चलने दो, एक नया इंस्टॉल करो, उसमें कुछ टेस्ट करना है आप लोग को तो। हम्म। हम्म। आप एक नया प्रोजेक्ट बना रहे हो, मान के चलो आपने कल एक बना लिया, अब एक नया प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो ऐसा तो नहीं ना अभी पुराने वाले को डिलीट कर देंगे, क्यों भाई, बैकअप भी तो रखना है। पुराने वाले के चलने दो, नया डेटाबेस बनाओ, नया फोल्डर, उसी को कॉपी करो। अब अपना। हम्म। आपने कल डाउनलोड कर लिया था ना, उसको कॉपी पेस्ट कर दो। क्यों डाउनलोड करोगे बार बार? जो एक्सट्रैक्ट किया आपने उसको उठा के यहाँ पे रख दो फिर से। हाँ। अब बस ये है कि चीज़ें जब अपडेट आएंगी तो नया डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, डेटाबेस बना दिया, फोल्डर कॉपी कर लिया। अब मैं इसको जस्ट इंस्टॉल कर रहा हूँ, ठीक है। ये वाला प्रोसेस स्टार्टिंग में जो भी अपना पूछना है। अब देखो ये प्रीफिक्स है, ये आप कभी भी चेंज कर सकते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट जो इसका प्रीफिक्स होता है WP। इसके फ़ायदा है, घाटा कुछ नहीं है, लेकिन फ़ायदा ये है कि आपने अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट इंस्टॉल की है। अब मेरे को तो पता है ना भाई, ये टेबल बाय डिफ़ॉल्ट होती हैं। अब आपका टेबल मेरे को पता है, तो जो फॉर्म के थ्रू कोई डेटा भेज रहा हूँ मैं, जो ये नहीं कहता नॉर्मल यूज़र, लेकिन जो हैकर होते हैं उनको अगर आपके बैकएंड का पूरा टेबल ही पता रहे तो उनके लिए बहुत फेमिलियर होगा ना उनको। स्ट्रक्चर उनको पता है, वो वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे, अच्छा क्या क्या पैरामीटर पास हो रहे हैं यूज़र ने में। ये टेबल है, काम करता हूँ, दो चार बार हिट मार के देखता हूँ कुछ ओपन हो जाए, या फिर कोई डेटाबेस में एंट्री करा देता हूँ अपना। जैसे यूज़र नेम अभी एक बना है, यूज़र नेम तो 4 5 बन सकते हैं। मैंने अपने आप को किसी भी तरीके से उसमें एंट्री कर ली, फिर आपकी वेबसाइट कभी भी उड़ा सकता हूँ मैं। तो हमेशा इसका नाम अगर चेंज कर दोगे तो सामने वाला सोच नहीं पाएगा ना, उसको पता कैसे चलेगा, वो तो WP के थ्रू चलता है। तो यहाँ पे हमेशा कोशिश करना चाहिए। ये रख लो, कुछ ऐसा रखो जो सिक्योरिटी पर्पज से कितना सोच सकते हो आप। अब ये कौन सोचेगा, मैंने आज की डेट के हिसाब से ये टेबल बना दी, मतलब जो प्रीफिक्स आएगा भी इस नाम से आएगा। ठीक है।
ठीक है, देखो अभी फॉरगेट पासवर्ड का पूछ रहे थे, बाई चांस कोई अपना पासवर्ड भूल गया है, तो यहाँ पे बाई डिफ़ॉल्ट ये दिया रहता है, ये फॉरगेट करने के लिए आप अपना यूज़र नेम ईमेल आईडी इतना याद रहता है, ये जिसने बनाया होगा, यहाँ से फॉरगेट करोगे आपके पास आएगा रीसेट का लिंक, वो कर सकते हैं। अभी क्या किया हमने, वर्डप्रेस एक दूसरा इंस्टॉल कर लिया है, इसमें ये भी अब देखो हो गया सबका इंस्टॉल। ये डे 6 करके मैंने आज बनाया था। अब देखो मेरा प्रीफिक्स क्या आ रहा है, यस 9389 कमेंट, या फिर यस 9389 लिंक्स, जो भी आ रहा है। ये टोटल आपकी 12 टेबल इसमें बनी है। तो प्रीफिक्स आप कभी भी अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट जिसने रखा है डब्ल्यू तो उनका वही रहेगा, अगर चेंज कर दिया तो ये अपना चेंज कर सकते हो। हाँ, लोकल होस्ट पेज किससे ओपन किया हो? नहीं 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 नहीं, लाइक वैम्प है कि जैम्प है? ये यहाँ से देखो, अगर बाई चांस कभी कल हिट करने पे यूआरएल, यहाँ पे लॉगिन कर लिया करो, नहीं तो क्या होता है ना, ये कभी कल तुम्हारा कैसे पा जाता है, तो ये HTTPS पे रिडायरेक्ट कर दे रहा होगा, बार बार वेबसाइट पे चला जा रहा होगा, वहाँ से ओपन कर लेना, खुल जाएगा। हाँ, रूट ही। PHP माई एडमिन। हाँ, PHP माई एडमिन है। नहीं, मैं ये कह रहा था, अगर आपको पासवर्ड कभी चेंज करना रहे, वहाँ से भी हो जाएगा, आपकी मर्जी है वो तो। मैं उसके लिए बता रहा था, वो आपके पास पूरी एक्सेस है तो आप कर सकते हो। बाई चांस आपने मेरे को बस दे दिया WP, अब मेरे को अपना चेंज करना है तो मैं कैसे करूँगा? अगर जिसके पास पूरी एक्सेस है तो कुछ भी कर सकता है, आपको जब सोर्स कोड ही है। और इसमें टेबल 12 आ गई है, 11 भूल जाना, 11 आती थी, लग रहा है इसमें वर्जन अपडेट कर दिया तो इन्होंने 11 टेबल डाल दिया है। टोटल 11 की जगह 12 टेबल हो गए हैं। ये अपडेट कब हुआ है? ये कोशिश करना, ये टोटल टेबल अपने रट लेना आप लोग, आई थिंक। WP ऑप्शन यूज़र, WP ऑप्शन। एक चीज़ इसमें जो सीट भेजा उसमें एक क्वेश्चन, अब जो वर्डप्रेस आ रही है ना उसमें 12 टेबल आ रही हैं। पुराने में ये आते थे एक टेबल, 12 है, 12, एक टेबल बढ़ा है। WP ऑप्शन कौन सा बड़ा है? टर्म रिलेशनशिप। ये चीज़ें इसीलिए वर्डप्रेस में दिक्कत है, दिक्कत नहीं बोल सकते, लेकिन अपडेट इनके हमेशा ही आते रहते हैं। ये क्वेश्चन जो मैंने सीट दिया उसमें 11 टेबल है, लेकिन अब इन्होंने 12 कर दिया है। ऑप्शन यूजर लिंक, ऑप्शन यूजर लिंक, ठीक है। ऑप्शन कमेंट मेटा टर्मिनेशन पोस्ट, कमेंट
ठीक है चलो। क्या दिक्कत आ रही है क्या कुछ? लोकल होस्ट बाय डिफॉल्ट लोकल होस्ट। डेटाबेस का नाम सबसे पहले दिया था ना, वहाँ पे डेटाबेस का नाम डालेंगे। जो लोकल होस्ट है आपका लोकल होस्ट रहेगा। वो डिपेंड करता है कि सामने वाले का सर्वर यदि आईपी पे बनाया है अपनी, तो वहाँ पे आईपी डालोगे। अदरवाइज 99% चांस रहता है लोकल होस्ट ही रहता है। जैसे वही है ना, घर बनाने का स्ट्रक्चर तो ईंट सीमेंट लगेंगे, तो कुछ चीज़ डिफाइन करके रखी गई है। जब तक आप छेड़खानी नहीं करते तो वो लोकल होस्ट रहता है। वो सर्वर सामने वाला अपने सिक्योरिटी के लिए बोल देगा भाई लोकल होस्ट में, वो खुद बताएगा आपको भाई मेरा सर्वर का ये आईपी है, ये डालना आप, तभी कनेक्शन हो पाएगा। अब इसमें काम करते हैं जो आप लोग यूज करना। और कोई ज़्यादा नहीं, एलिमेंटर जो सबसे बेस्ट होता है, पेड होता है वो। लेकिन क्या होता है कुछ फीचर कहीं कोई किसी कंपनी में जाओगे तो ये होता है कि क्लाइंट क्या करता है, अपना एक थीम बाई करता है और आपको दे देता है भाई ये मेरे को थीम चाहिए। मतलब कि जैसा स्ट्रक्चर है सेम आपके सिस्टम में इंस्टॉल कर देगा। उसके बाद क्या कहेगा, एक काम कीजिए, आप मेरे को ये मेरे वेबसाइट, मेरा कंटेंट मेरे इमेज के हिसाब से पूरी अपडेट करके आप मेरे को मेरी साइट दे दीजिए। तो जब पेड कभी लेते हैं तो उसमें एलिमेंटर बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल रहता है, या फिर ब्लैकबेरी जो भी रहती हैं। ये एडिटर है, जैसे कोई यहाँ पे यूज करता है नोटपैड प्लस प्लस, कोई यूज करता है अपना, तो वो एडिटर एक तरह से वर्डप्रेस का एडिटर है। तो मैं इसमें देखो यहाँ पे ये जितने हैं आपके, अब एलिमेंटर के अंदर आपको हेडर फुटर कोई भी ब्लॉग इसमें आपको बनाने हैं अपने। इसको इंस्टॉल करने के बाद से देखना आपका जो लेआउट होता है ना, वो कैसे सेट कर सकते हो। इसके बाद एक वर्डप्रेस इंस्टॉल करूँगा। उसमें क्या करूँगा मैं, पेड पेड नहीं मतलब फ्री विद डेटा के साथ उसको इंस्टॉल करोगे तो आपको पूरे के पूरे लाइक जितने वेबसाइट कोई कंप्लीट आप देख रहे हो पूरा डंप आ जाएगा। लाइक उसके कंटेंट भी आ जाएंगे, इमेजेस भी आ जाएंगे, पूरा का पूरा डंप आ जाएगा। उसके बाद से उसमें आपको चेंज करना रहा, किसी को वेबसाइट बनानी है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपने लेआउट फाइनल करा लिया है, आपने सर्वर पे मूव कर दिया लोकल पे, आपने इमेज कंटेंट जो चीज़ें जहाँ प्लेसमेंट करके उसको आपने दे दिया। उसमें क्या होगा जब एक डाउनलोड करूँगा अभी मैं, उसमें वर्डप्रेस का पूरा फाइल डेटाबेस सब कुछ मिलेगा आपको। इंस्टॉल इसमें हम कर देंगे। अब ये और इससे डरा मत करो, जितने वर्डप्रेस के जितना मन कर रहा है अपना, कोई प्लगइन क्या बिगड़ने वाला है भाई, आपका थोड़ा सा स्पेसिस जा रहा है, सब प्लगइन जो आपको लग रहा है अच्छा मेरे को ये गैलरी लेनी है, मेरे को ये चीज़ लेना है, अपना सर्च करो थीम या प्लगइन, सर्च करो उसका। आपको शॉर्टकट यूज करने पता है कि भाई शॉर्टकट मैंने कल बताया दिया, शॉर्टकट उठाना है अपने पेज पे कहीं पे भी लगा देना, वहाँ पे उस सेक्शन पे वो चीज़ शो होने लगेगी। डेटाबेस आपने बनाया है? हाँ, बनाना पड़ेगा पहले आपको। बना दिया तो बस ऊपर डे सिक्स डाल दो, और यूज़र नेम में रूट डाल दो, पासवर्ड ब्लैंक रखो। हाँ, यूज़र नेम रूट, लोकल पे हमेशा रूट ही। पासवर्ड को ब्लैंक कर दिया, ब्लैंक कर दो, पासवर्ड ब्लैंक कर दो फिर इंस्टॉल करो। एलिमेंटर, ये वाला। एलिमेंटर ये वाला कर लो, अपना इंस्टॉल कर लो। हाँ, रेड कलर का डालोगे। हाँ ये ये तो इसका ये उसका रूट रहेगा ना, पासवर्ड ब्लैंक रहेगा तो क्या होगा आपको? ये तो इंस्टॉल कर रहे हो ना, इंस्टॉल कर रहे हो आप।
कर लो। देखो इसके अब जितने आपके पेजेस बनेंगे ना, इसके थ्रू आप अपने पेज, जो भी आपके पेज हैं, सिंपल तरीके से बना सकते हो। अब इस वाले एलिमेंटर से क्या होगा, आप स्ट्रक्चर अपने पास से जैसे HTML में करते हो, इसमें आप स्ट्रक्चर खुद डिफाइन कर सकते हो। थोड़ा हैवी है पूरा, ये आपका एडिटर इंस्टॉल हो रहा है एक तरह से। एक्टिव कर दो। ये बैकएंड में आपका यहाँ पे दिख रहा है, एलिमेंटर आ गया है। अब जब भी कोई पेज बनाओगे आप, नहीं हुआ क्या अभी? हो गया तुम्हारा इंस्टॉल? हाँ। अच्छा, पहले इंस्टॉल करते समय सर्वर की डिटेल, जब दूसरे पेज पे आते हो ना, वहाँ पे आप अपना यूजर नेम, पासवर्ड, साइट नेम सब क्रिएट करोगे। ठीक है। अब देखो, मैं एक आपका पेज क्रिएट करता हूँ। हेलो हेलो हेलो। देखो इसमें तो कंफ्यूज हो जाओगे फिर। आपने कोई पेज, एक मैं अबाउट अस पेज क्रिएट करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये आपका पेज एक बन गया ब्लैंक। यहाँ पे ऊपर दिख रहा है ना, एक तो आपका नॉर्मल ये, लाइक अभी मान के चलो नोटपैड में चल रहा है। अब इसी पेज को आपको एलिमेंटर के थ्रू इसमें स्ट्रक्चर डिफाइन करना है कुछ भी, तो ऊपर आ रहा है आपको एडिट विथ एलिमेंटर। ऊपर देखो, ये वाले सेक्शन पे दिख रहा है आप लोग को, इस पे क्लिक कर दोगे। अब क्या होगा, ये आपको अबाउट अस वाले पेज को एलिमेंटर पे लेके चला जाएगा। अब यहाँ पे आपको पूरे दिया है बगल में कि आपको सेक्शन चाहिए, या फिर जैसे अबाउट अस का ये सेक्शन है, आपने एक, अब इसमें जैसे आप लोग कॉलम डिफाइन करते हो, पहला पेज बना रहे हो अबाउट अस, तो आप सोच रहे हो कि भाई 2 कॉलम रहे, तो आपने ये 2 कॉलम क्लिक किया, आपके 2 सेक्शन आ गए। ठीक है, ये 2 सेक्शन आ गए। अब आप चाहते हो कि मैं इसमें कंटेंट रखूँ, यहाँ पे इमेज रखूँ एग्जाम्पल के लिए, तो यहाँ पे प्लस करोगे, इसमें से आपने पहले में यहाँ पे टेक्स्ट उठा के रख दिया। ठीक है, और दूसरे में आपको इमेज चाहिए या वीडियो चाहिए, जो भी। अब आप लोग कल CSS की बात कर रहे थे कि भाई मैं CSS कुछ करना रहा है बैकएंड में, एलिमेंटर के थ्रू देखो आसानी कितनी है। आप ये आपका टेक्स्ट आ गया, इसकी स्टाइलिंग करनी है, तो एक तो ये अपना दे दिया, और एडवांस करना है। हम्म? क्या चीज़? हाँ, और इसी में पढ़ते रहो, कुछ ना कुछ ऑप्शन दिया ही रहेगा। हाँ? आप इसमें क्या होता है कि हम जब काम करते हैं ना, तो अपना कंप्लीट नहीं डालोगे आप, तो अपना सेक्शन मानते जाओगे, इसके थ्रू अपना CSS जो लिखना रहे यहाँ पे अपडेट करते जाओ। और यहाँ पे आईडी अपनी बनानी पड़ेगी। CSS में क्या करोगे, आईडी बनाओगे, और CSS की जो आपको लिखने हैं, जो मैंने कल बताया था, जहाँ हेडर फुटर थीम के अंदर, वहाँ पे जाओ, अपना एक स्टाइल डॉट CSS की फाइल होती है, अगर कल किसी ने चेक किया होगा तो वहाँ पे अपनी चीज़ें अपडेट, आपको तो आईडी ही चाहिए बस, आपको आईडी चाहिए, CSS आप लिख दोगे वहाँ पे। ये पेज ओपन हो रहा है, तो यहाँ पे पहले आता है कि भाई एक सेक्शन बनाओ अपना, कुछ सेक्शन तो बनाओगे किसी पेज का, कंटेनर जैसे बनाते हो, तो आपने एक सेक्शन बनाया, यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये आ जाएगा। अब आपको 1 कॉलम में चाहिए, 2 कॉलम में चाहिए, इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, किसी एक पे क्लिक कर दो जो आपको चाहिए। ठीक है, कौन सा ये? ठीक है, चलो। ठीक है, आपके 3 कॉलम में आ गया ये। अब आप इसमें कॉल स्पेन किसी को 2 दियो, किसी को 6 दियो, आज जो 12 में डिफाइन करते हो, आप कोड में करते हो बाय डिफ़ॉल्ट, ये कोड करते जा रहे हैं, कहने का मतलब ये है। अब आपने पहले सेक्शन में क्या रखना चाहते हो, यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये इतने ऑप्शन है फ्री वाले में।
आपको लाइक डिस्क्रिप्शन करना है, टेक्स्ट जो हेडिंग देते हो, इमेज है, वीडियो, बटन, डिवाइडर, स्पेस, गूगल मैप, इतनी चीज़ें तो आपको फ्री में दिया है। और इसके आगे कुछ चाहिए? हाँ, नैप? किसकी बात कर, बताओगे? हाँ, नेविगेशन, हाँ क्यों नहीं। आपको ये ना एक एक चीज़ यूज करके ना देखना पड़ेगा रिक्वायरमेंट क्या है आपकी। ये नहीं कहता इसमें सब चीज़ मिल जाएगी। क्या होता है कि अब देखो, नहीं बस आपको इतनी अब आपको गैलरी बनानी है तो इसने गैलरी का ऑप्शन नहीं दिया है। गैलरी बनानी है तो आपको इसका पेड वर्जन लेना पड़ेगा, प्रो वर्जन जो होता है। उसमें ये पूरे ऑप्शन आपको, स्लाइडर बनाने हैं, एनिमेशन कौन बोल रहा था, एनिमेशन के लिए, एनिमेशन के लिए आपको प्रो वर्जन पे जाना पड़ेगा इसके। ये होता है आपका लाइक पर साइट के, ऐसा नहीं है कि आपने एक एलिमेंटर खरीद लिया, मेरे साइट में भी डाल दिया, इनके में कर दिया, उनके में कर दिए। एक लाइसेंस मिलता है, उसी को यूज कर सकते हो बस। 49, $49 का है। $49 एक वेबसाइट के लिए, और एक साल के लिए ही। एक वेबसाइट एक साल की। आपको कौन से लगानी है, तो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, क्लाइंट इसको बाई करके देगा, आपको कौन सा बाई करना है। क्योंकि यूज़ तो एंड ऑफ द डे क्लाइंट को करना है, आप तो बना के उसको दे दोगे। इसकी टेंशन आप लोग ना लो, ये सब कंपनी वाले उनसे चार्ज करते हैं। जो काम कराने रहते हैं ना, तो कंपनी वाले पे, क्लाइंट पे करेगा भाई, हम बोलेंगे हमारी रिक्वायरमेंट है भाई, आपको ये चाहिए तो ये प्रो बाई करके दो मेरे को, तो बाई करके देगा। काम उसका है, आपको तो बस बना के दे देना, फिर वो कौन आप कौन, आप अपनी सैलरी लो। इसकी टेंशन ना लो, महंगा है सस्ता है, वो सब काम उसका है, करते रहेंगे वो। अब इसमें क्या होता है जब कम। हम्म? कोई नहीं, ठीक है। तो ये कंपनियां क्या करती हैं अक्सर, ये जो कंपनी रहती है ना, ये अच्छे वाले वर्जन जो होते हैं लाइक, ये अपनी एजेंसी वाली ले ली, इसमें सस्ते पड़ जाते हैं। और ये हर कंपनी जो क्लाइंट के लिए काम करते हैं उसको प्रोवाइड करते रहते हैं, उसको बिल कर देते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो 3 कॉलम था, इसमें ये कह रहा हूँ ना, ये जितने प्रैक्टिस करोगे ना तो जितनी चीज़ें आपको ज़रूरत है मिलती जाएंगी। अब जैसे ये पहले सेक्शन में आप क्या रखना चाहते हो? लो, इमेज रख लिया आपने, इसकी हाइट वेट डिफाइन है, यहाँ पे इमेज आप चूज करो कोई भी। हम्म? क्यों नहीं है? तो आप अपने अभी इसका लेआउटिंग फिक्स करना रहे, तो आपका कस्टम सीएसएस तो लिखनी पड़ेंगी, चीज़ें तो भी पता होनी चाहिए। अब इसमें आएगा ये स्टाइल दिया है, अब आपको ये जब पता ही नहीं रहे कि भाई यहाँ पे डिफाइन क्या करना है, टॉप बॉटम, फिर कैसे कर पाओगे चीज़ें तो आपको। अब इसमें हाइट वेट दिया रहे, आपको पता ही नहीं है, तो कुछ तो आपको अपना, वहाँ से क्या होता है, बेसिक आपके क्लियर होने चाहिए, कहने का मतलब। बता रहा हूँ, ये देखो इसमें सीएसएस की आईडी होती है, देखो कोई कस्टम सीएसएस करना है, यहाँ तो बस आईडी डिफाइन करोगे, कोड तो आपको अपने सीएसएस में करना पड़ेगा ना, अगर आप चाहते हो इसमें कुछ और तूफानी हो रिक्वायरमेंट के हिसाब से। देखो, आपने इमेज कर कॉल कर दिया है, अब यहाँ पे इमेज चेंज करने का ऑप्शन होता है, इस पर क्लिक करो आप, आपको अपने फोल्डर पे ले जाएगा, इमेज अपलोड करनी है कि या फिर आपके सर्वर पे बाय डिफ़ॉल्ट इमेज है कोई। ठीक है, फिर वहाँ पे इमेज चूज कर लेना, फिर नीचे होता है इंसर्ट मीडिया, मतलब उस सेक्शन पे डालने के लिए नीचे दिया है इंसर्ट मीडिया। ठीक है, आपने इंसर्ट कर दिया, यहाँ पे इमेज आ गई। देखो अब थोड़ा थोड़ा चीज़ें क्या होता है इसमें अपना, आपको मतलब R&D करना पड़ेगा, मैं इसको यूज करोगे तभी पता चलेगा। अब जैसे ये आपने कोई इमेज बना दिया है, ठीक है, अब आप इमेज पे लिंक देना चाहते हो कि भाई इमेज पे क्लिक करके कहीं और चला जाए, तो
ये आपका कैप्शन का सिस्टम दे दिया, कहीं लिंक देना चाहते हो, मीडिया का लिंक देना चाहते हो, या कस्टम यूआरएल करना चाहते हो, तो यहाँ पे अपना यूआरएल डिफाइन कर दो। इसके बाद से कोई भी इस इमेज पे क्लिक करेगा वहाँ चला जाएगा। आप लिंक तो लगाते ही हो ना हर इमेज पे। तो ये है आपके सेटिंग करने के तरीके इसमें। हम्म? नहीं, आप मत करो। एंकर टैग में आया तो क्या आपको। हाँ, कस्टम कस्टम होता है। अगर आप चाहते हो कि इसमें क्लिक करके मैं कोई इमेज या लाइट बॉक्स जो आप पढ़े हो उसमें कुछ ऐसा करना चाहते हो, तो उसकी सेटिंग दिया है। इमेज की साइज़ छोटी बड़ी क्या रखना चाहते हो, अपने हिसाब से पूरा सेट कर सकते हो। वही कह रहा हूँ ना, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से रखोगे चीज़ों को। कोई एचटीएमएल कर लो, उसको देख देख के कोशिश करो भाई मेरे को सेट करना है इस एचटीएमएल को वर्डप्रेस में एलिमेंटर के थ्रू। ठीक है। अब आप दूसरे सेक्शन में मान के चलो टेक्स्ट लाते हैं हम। आपने दूसरे सेक्शन में टेक्स्ट कर दिया, तीसरे सेक्शन में आप हम्म, तो ये करो ना आप। मैं इसको अपडेट करता हूँ एक बार के लिए। अगर आपको पूरे बॉक्स वाला चाहिए तो ये वाला सेक्शन उठाओ। हाँ, अच्छा पिक्चर के ऊपर टेक्स्ट चाहिए। जो बैकग्राउंड आप दे देते हो क्या कोई। अब जो आपने बनाया था अपना सेक्शन, इस टाइप से आपका वो सेक्शन शो होने लगेगा अबाउट अस में। आपकी तीन चीज़ें थी, एक इमेज था, बीच में वो था, और सामने। हाँ, अपडेट करो। यहाँ से अपडेट करना पड़ेगा जब भी कोई चेंज करोगे। अगर इसको एडिट करना हो तो यहाँ पे आओ, उसी सेक्शन को ओपन एडिट करते रहो आप। अगर डिलीट करना है किसी सेक्शन को तो यहाँ पे डिलीट करो। अगर आप चाहते हो कि मेरा सेक्शन यही एक और कॉपी चाहिए, इसी का क्लोन चाहिए, तो इसमें ऑप्शन होता है ये आपने। हम्म? इसके बाद अभी इंस्टॉल करता हूँ। तो इसमें क्या करना है अभी, जितनी ये चीज़ें हैं ना, जितने बटन हैं, आपको स्पेस चाहिए, कोई गूगल मैप या फिर जो भी अपना सेक्शन बनाना है, अपने हिसाब से इसको एक बार सेट करके चीज़ों को, जितनी चीज़ें हैं इसकी यूज करना। अब तो ये तो पता चल गया ना एलिमेंटर के थ्रू कैसे क्या चाहिए। अब जितना इस पर प्रैक्टिस करोगे ना, फिर तो एक एक चीज़ इसमें आपको पता चल जाए। अच्छा ये मेरे को ये सेक्शन बनाना है, अपना बना बना के एक नॉर्मल सा अच्छा सा पेज बना दो। थोड़ा टाइम दे के अपना 3-4 घंटे बैठो, एक लेआउट सामने रख लो, अच्छा इस साइज़ के हिसाब से अपनी चीज़ें फिक्स करनी है। हुँ? हाँ, क्योंकि गैलरी का इसमें दिया नहीं है। प्रो वर्जन पे आपको जाना पड़ेगा। ये सब जितने लॉक हैं ये सब आपके प्रो वर्जन पे। ये स्टार्टर यही है। सारे प्लगइन मतलब समझे नहीं। नहीं, फिर इस इसमें है। अगर ये आपका प्रो वर्जन ले लोगे ना तो ये पूरे फीचर दे देगा, स्लाइडर भी। अगर बाई चांस आपको स्लाइडर यहाँ पे लगाने हैं अभी, तो आप वही करना पड़ेगा। आप आओ प्लगइन में। हुँ? हाँ, जो थीम परचेज करोगे वो अपना बिल्डर देते हैं। और अगर वो आपने थीम परचेज किया, वो बिल्डर कोई पेड नहीं देते हैं, वो उतने में अक्सर ब्लैकबेरी वाली एक आती है। नहीं तो अगर आपको एलिमेंटर के साथ लोगे तो अपना चार्ज करके देंगे सब। अब आपको जैसे स्लाइडर की प्लगइन चाहिए, नॉर्मल स्लाइडर की प्लगइन, तो यहाँ पे सर्च कर लो कोई भी स्लाइडर। ठीक है, ये स्लाइडर आ गया।
कभी भी क्या होता है, स्लाइडर ऐसे मत डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया करो, उसके बारे में पहले पढ़ लिया करो, यूट्यूब पे रिव्यू देख लिया करो, या फिर कैसे। ये स्लाइडर, ये वाला। ठीक है, देखो अब क्या होता है, अभी ये टेस्ट हुआ नहीं है प्लगइन। यहाँ पे क्या करना है, इसका जितने स्क्रीनशॉट दिया है, फिर तरीके दिया है, ये सब आपको अपने सिस्टम पे या फिर इसके जब भी कोई प्लगइन इंस्टॉल करते हो, ऐसे मान लो मेरे को, मान लो पता है तो मैं बोल दे रहा हूँ। आप लोगों ने, या तो अलग से जाओ यहाँ पे, ऐसे हमेशा खोल लिया करो, इसमें आपको पूरा तरीका बता देगा, यहाँ से डाउनलोड करके भी इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पे आपको तरीका बता देगा यूज कैसे करना है, क्योंकि सबके थोड़े तरीके अपने अपने होते हैं। उसने शॉर्टकट कहाँ से बन रहा है, कैसे कॉपी करना है, तो आपको ही पढ़ना पड़ेगा, मेरे को ही पढ़ना पड़ता है। ऐसा नहीं कि मेरे को हर चीज़ प्लगइन के बारे में पता रहता है, मैं भी 10-15 मिनट R&D करनी पड़ती है, यूज कैसे करेंगे एग्जैक्ट। अब जैसे ये प्लगइन है आपका, मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ। देखो ये एनिमेशन वाला कह रहे थे प्लगइन, ये भी है। हम्म, ये वाला, कोई भी, ये वाला, ये अच्छा लग नहीं रहा। रिस्पॉन्सिव तो सभी रहेगा। अब ये मान लो एक मैंने स्लाइडर के लिए प्लगइन इंस्टॉल किया, आप जो आपके हिसाब से रिक्वायरमेंट आपकी पूरी कर रहा है। बहुत बार ये हमको स्लाइडर की जरूरत रहती है, जैसे टेस्टमोनियल आता है तो हम सोचते हैं भाई बस बगल में आ जाए, क्लिक करके इमेज के साथ आ जाए। तो आपकी जैसी रिक्वायरमेंट उस हिसाब से देखना पड़ेगा, और उसके बाद उसके साथ अपने हिसाब से बनाना है तो आपको CSS खुद लिखनी पड़ेगी। अब ये नहीं कि आपको स्लाइडर के लिए अपना कोड लिखना पड़ेगा, इसमें ये है। अब मैंने इसको एक्टिव कर दिया है। अब कभी भी कोई स्लाइडर ऐड करते हो ना, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ उसका आ जाता है, जैसे ये अभी ऐड करते समय ये आ गया। ठीक है। हाँ। अब एक चीज़ और ध्यान दो, अभी तक हमारी 12 टेबल थी, टेबलें देख रहे हो बढ़ती जा रही हैं यहाँ पे। जब प्लगइन इंस्टॉल कर रहे हो तो उनका डेटाबेस बनते जा रहा है, वो अपना टेबल बढ़ाते जा रहा है। अब स्टार्टिंग का जो होता है वो 12 होता है, लेकिन ये इन फ्यूचर जाकर लाखों, उनसे हमको मतलब नहीं है, क्योंकि जितना आप चीज़ें ऐड करते जाओगे वो चीज़ें बढ़ती जाएंगी आपकी। नहीं अभी तो 1 MB भी नहीं होगा, 1.6 MB का है। ठीक है, तो ये अभी टेबल 18 हो गई, ऐसे बढ़ते जाएंगी। अब हमने ये स्लाइडर प्लगइन भी, ये भी एक लिमिट ही दे रहा है आपको, इसका भी प्रो वर्जन लेना पड़ेगा आपको। जब जैसा आपको सब कुछ दिया, लेकिन वो पेड पे आ जाते हैं सब। किसी ने मेहनत करके बनाया है तो भाई इतना फ्री में यूज कर लो, इससे ज़्यादा एडवांस चाहिए तो पेड करना पड़ेगा। अब हमने स्लाइडर के लिया है, इसमें इसने दे दिया भाई, अगर आपको नहीं पता है कि कैसे यूज करने हैं स्लाइडर को, क्योंकि सबके अपने अपने वे है, तो यहाँ पे वीडियो देख लोगे तो पूरी कहानी बता देगा कि कैसे स्लाइडर यूज करने हैं। To create and publish your first slide, find a size or Control tab. This what text at the you can adjust. You can browse our template library. ठीक है। अब आपको एक कोई स्लाइडर एक बनानी है, अभी हम एक स्लाइडर नॉर्मल से बनाते हैं, और उसको कॉल कैसे करते हैं इसमें चीज़ें देख के बताते हैं। फिर इन फ्यूचर इसके अलावा कोई और भी स्लाइडर करना, तो उसको अपना सेट करना जहाँ पे भी करना रहेगा। ठीक है। अब क्लिक करने के बाद आप आओगे तो आपको इमेज पूछेगा, स्लाइड इमेज को कराना कौन सा चाहते हो। ये यहाँ पहुँच गया कि नहीं, देखो एक चीज़ और, जो हम बनाते जा रहे हैं, अब शॉर्टकट कहाँ दिया है, ये शॉर्टकट दिख रहा है आपको, इसी कोड को ले जाके जहाँ यूज करना है बस इतने को ही करना है आपको। जब चीज़ें आप पूरी कंप्लीट कर लोगे तो इस चीज़ को, या तो आप, कोई लाइन पे नहीं है ना, ओके। तो कभी भी कोई इमेज अपलोड करो तो ये आदत में डाल लेना कि हाँ उसका ऑल टेक्स्ट क्या डालना है, टाइटल कुछ अपने मन से, और ये इमेज, इमेज का यूआरएल आपको यहाँ से मिलेगा हमेशा। ठीक है। अभी आपने 3 इमेज यहाँ पे स्लाइडर के लिए 3 इमेज अपलोड कर दिए।
ये तो मैंने डाउनलोड किया था अभी। हाँ, अब देखो इसमें आपके कंट्रोल दिया है, अगर साइज डिफाइन करनी है स्लाइडर की क्या, बैनर जो भी ले रहे हो, अभी मेरे पास बैनर ऊपर नीचे भी है तो मेरे को पता नहीं, लेकिन आप लोग बैनर जो होता है उसका हाइट विड्थ से डिफाइन करते ही होगे भाई, मेरे को भाई 500 बाई 500 की चाहिए, 1000 बाई 1000 की, यहाँ से डिफाइन कर दोगे। कंट्रोल यहाँ पे दिया है कि भाई आपको ये तीर वाले चाहिए या फिर डॉटेड चाहिए, वो जो इसमें ऑप्शन रहेंगे अवेलेबल। हाँ, फ्री वाले में इतना ही मिलता है। हाँ हाँ, जो आपको चाहिए, अगर उसका कलर चेंज करना है कोई और, जैसे अभी कलर ये दिया है, आपको कलर अपना चेंज करना है तो आपका एरो का कलर चेंज हो जाएगा। हम्म, क्या चीज़? एरो नहीं चाहिए होगी तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है इसका। बिना एरो के कैसे स्लाइडर चलाओगे सामने वाले को? हाँ, ऑटो में तो चल जाता है, लेकिन स्लाइड यार एरो तो चाहिए भी वैसे। अगर नहीं लगानी है, अगर आपको बाई चांस नहीं लगानी है तो आप सीएसएस के थ्रू इसका डिस्प्ले नन करा दो, इसका आईडी तो मिलेगा। अगर नहीं आपको लगाना है, ये आपका, ये तो आपकी कॉल है ना, नहीं लगाना चाहते हो तो इसको डिस्प्ले नन कर दो अपना। ऑटो प्ले करना है, सब कुछ दिया, वही कह रहा हूँ ना, इसमें चीज़ें 99 पर आपकी रिक्वायरमेंट नहीं पूरी हो रही है, जो चीज़ हाइड करनी है अपना सीएसएस लगाओ, डिस्प्ले नन कराओ, जो चीज़ें नहीं आएंगी आईडी मिलनी चाहिए आपको, आईडी के हिसाब से उस चीज़ को बंद कर दो। अब मैंने इसको बस सेव कर दिया अभी, इसको मैंने उठाया, और हम आते हैं अपने अबाउट अस पेज पे। ठीक है, आपका जो आपने स्लाइडर बनाया था, क्या समझ में नहीं आया क्या कुछ उसमें? किस फाइल में? हाँ, क्या चीज़? अरे तो मैंने यहीं पे तो डाला हूँ, इसके नीचे ही तो हमने सेक्शन बनाया है। ये ऊपर कंटेंट था, नीचे हमने स्लाइडर डाला है। ये तो कोड में किया है ना, फ्रंट पे शो होगा ना आपका, कोड में थोड़ी स्लाइडर चलेगा। आपने कोड में डाला है, यहाँ पे आपका स्लाइडर आ गया है। चीज़ सही है ये। हाँ, फ्रंट पे ही तो देखोगे, आप सीएसएस की फाइल थोड़ी किसी को दिखाओगे भाई, सीएसएस कहाँ की है दिखाओ, वहाँ पे क्यों नहीं आ रहा है? स्टाइल डॉट सीएसएस में आप कोड लिखते हो, फ्रंट पे देखने के लिए हमको रन करना पड़ता है उसको कहीं पे भी। हुँ? मैंने एक पेज बनाया है देखो, मैंने एक पेज बनाया है, ये आपका पेज है। पेज के अंदर अगर आप नॉर्मल अपने कोड में देखोगे, अगर यहाँ पे देखोगे तो ये आपको ऐसे दिखेगा। अगर एलिमेंटर का यूज नहीं करूँगा, इसमें भी सब काम वही हुआ है, आपने स्लाइडर यहाँ पे एज इट इज़ पेस्ट कर दिया है। मैं इसको बस एलिमेंटर के थ्रू कर रहा हूँ। तो पहले में हमने 3 कॉलम का एक सेक्शन बना दिया था, दूसरा एक सेक्शन बना दिया जिसको एक ही कॉलम लिए हैं। अगर आप चाहते हो कि, ठीक है,
यहाँ पे ये मत सोचना मैं हेडिंग डाल रहा हूँ, यहाँ पे टेक्स्ट कुछ भी डालो उससे मतलब नहीं है मेरे को, यहाँ पे बस मेरे वो वर्ड आने चाहिए जो मैंने शॉर्टकट बने हैं। दो क्लासेज और चलेंगी, अगर लंबा और देखेंगे कुछ चीज़ें नहीं क्लियर हो पा रही हैं तो थोड़ा सा आगे कर दिया जाएगा। हम्म, हाँ। तो अब ये क्लासेज है ना जावास्क्रिप्ट वाली आप लोग की, वो तो चलेंगी। अब ये कह रहा हूँ कि ये 2 हफ्ते का टाइम बहुत सही है, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो इन चीज़ों पे। अब प्लगइन आपकी रिक्वायरमेंट प्लगइन से दे देगा, आप प्लगइन आपको यूज करना आ गया, इंस्टॉल करना आ गया, तो अब प्रैक्टिस तो आप लोग के ऊपर बनता है ना कि कैसे करते हो। हम्म? क्या चीज़ इसमें? चलो एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ, लेकिन वो समझ में नहीं आएगी, लेकिन 15 मिनट वगैरह समझाता हूँ। एक बार नहीं, वो पता तो चल जाएगी कोड वोड मिलते कहाँ से, अगर आपको अपना कंप्लीट वो डायनेमिक तो रहेगा नहीं, लेकिन हाँ डायनेमिक यदि बनाना है तो या तो आप यहाँ से सेक्शन अपना एस्टिमल लो, यहाँ पे काम करो, ले जाए एस्टिमल देख के यहाँ से मैच करके उसकी सीएसएस इसमें डाल के। अगर किसी ने एकदम फ्रेश एस्टिमल दे दिया, वो आप लोग का वैसे काम नहीं होता, वो प्रोग्रामर ही करते हैं आपकी एस्टिमल को पूरे वर्डप्रेस में कन्वर्ट करने के लिए। किसी के पास एस्टिमल है? ठीक है, फॉर एग्जांपल यह कोई आपकी वेबसाइट है, ठीक है। अब किसी ने बोल दिया वर्डप्रेस में कन्वर्ट करो, तो ये एक दिन का काम नहीं है ये 15 से 20 दिन का काम, वो भी प्रोग्रामर करेगा तो। लेकिन आपको बस बता रहा हूँ कि कैसे, अगर वर्डप्रेस में पता, अगर बैकएंड की चीज़ें पता है तो अच्छा है, नुकसान तो कुछ नहीं करेगा। भूल गया। ठीक है, अभी हमने एक फ्रेश वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लिया है,
फ्रेश वर्डप्रेस इंस्टॉल कर दिया। अब जो आपने एचटीएमएल किया है उसको मैं यहाँ पे, क्योंकि अभी अभी मैं करंट पूरा एचटीएमएल डाल दूंगा। इसके बाद से क्या करूँगा, एक एक चीज़ डायनेमिक करनी पड़ती है, क्योंकि मैं तो एचटीएमएल डाल दूंगा, वो स्टैटिक बन जाएगी अभी करंट में। उसको क्या होता है, मैं आज बस मेन्यू डायनेमिक करता हूँ कि पूरे जो आप बैकएंड में मेन्यू बनाते जाओगे वो सब डायनेमिक आती जाएगी। 21। ठीक है, आपका ये एक टेम्पलेट चल रहा है जो करंट में चल रहा है, मैं इसी को रेप्लिकेट करूँगा। या तो क्या होता है कि हम टेम्पलेट का, ऐसा तो नहीं वर्डप्रेस कोई कोर फाइल में हम छेड़खानी कर सकते हैं। वर्डप्रेस का फाइल उठाते हैं, क्लोन बना देते हैं, फिर अपने एचटीएमएल को उसमें इम्प्लीमेंट करते हैं। कोर फाइल में कभी इसके छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। डब्ल्यूपी एडमिन और इंक्लूड में कभी जाना ही नहीं, आप लोगों को लाइफ में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो काम करना है अपने थीम में काम करना है। तो करंट में मैं ये वाला थीम यूज कर रहा हूँ। ठीक है। हाँ, हाँ, जो थीम का क्लोन बनेगा ना उसको कॉपी कर लो। और क्या, ये जैसे थीम है आपने कॉपी कर लिया। ठीक है, अब देखो मैंने उसी का डाइस बना दिया। ठीक है, ये आ गया ना आपका, आपने अपना एक्टिव कर दिया थीम। ठीक है, डाइस वाली थीम आपकी एक्टिव हो गई। अब आपको जो भी काम करना है, आप इसमें से 3 पेज निकाल लो, इंडेक्स, हेडर, फुटर। ये आप लोगों को जो स्टाइल की बात कर रहा था ना, यहाँ पे स्टाइल बाय डिफॉल्ट पड़ी रहती है, अपना कुछ करना रहे तो। ठीक है, ये हेडर हो गया, ये फुटर हो गया, आपका ये इंडेक्स पेज हो गया। ठीक है, चलो। ये आपका पूरा करंट में एचटीएमएल है। अब मैं क्या करूँगा, पूरे एचटीएमएल को कॉपी किया। अभी तो मैंने तुम्हारी कंप्लीट स्टैटिक जैसी थी, इसको स्टैटिक ही कंप्लीट कर दिया। ठीक है, फाइल तुम्हारी आ गई। अब उसको सीएसएस नहीं मिला, सीएसएस उसको मिला नहीं, अभी पूरा एचटीएमएल मिला। तो एचटीएमएल उसने ला के रख दिया। अब इसमें क्या होता है कि पहले तो इसको फिक्स करोगे आप कि सीएसएस क्यों नहीं आ रही है।
कभी भी इसमें एक एक फंक्शन रहते हैं। अब वर्डप्रेस में जब आप कन्वर्ट करते हो तो ठीक है। ये जैसे जिस इमेज को आपको कॉल करना है, जो आपने इमेज डाली है, ये आगे ले जाके आपको डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि आपने पाथ में तो इमेज डाली है लेकिन आपने पाथ उसको नहीं बताया कि कहाँ से आपको इमेज उठानी है। तो ये पीएचपी का उसका बेस यूआरएल उठाएगा और यहाँ से आपके इमेज आनी शुरू हो जाएगी। वर्डप्रेस एचटीएमएल डब्ल्यूपी कंटेंट। थीम डाइस। सी एस एस देख रहा हूँ।
कॉल नहीं कर रहा है। ट्वेंटी ट्वेंटी वन। शायद कुछ यार दिक्कत आ रही है इसमें, फाइल कौन सी मैच हो रही है दिमाग। एक बार एक सब देखना, तो मैं ही मिस्टेक कर रहा हूँ क्या ये। 20 WP HTML with theme 2021, ठीक है। 2021 ये वाली थीम यूज़ कर रहा हूँ। 2021 चलो ये आई थिंक इसमें कुछ मिसमैच हो रहा है। मिसमैच हो रहा है अभी फाइल को लेके। एक काम करते हैं, एक जो मैं कह रहा था अभी, एक ऐसा थीम डाउनलोड करते हैं जिसमें पूरी वेबसाइट कंप्लीट बनी जाए। उसको इंपोर्ट करना है। ऐसे क्या करना है, दो चार थीम परचेज परचेज क्या होती है, जो बहुत दिन बाद ऐसा होता है फ्री में सर्वर पे डाल दिया जाता है, उसके लिए क्यू की जरूरत नहीं पड़ती है। उसमें क्या होता है, डेटाबेस के साथ सब कुछ रहता है। तो वो एक बार इंस्टॉल करते हैं, उसमें एलिमेंटर के साथ आएगा, पूरी चीज़ें कंप्लीट वेबसाइट बनी रहेगी। उसको एडिट करना रहेगा, तो वो कैसे करोगे वो इंस्टॉल करते हैं। फिर इंस्टॉल में प्रोसेस क्या क्या होता है वो देख लेना।
जस्ट नया फ्रेश वर्डप्रेस डाउनलोड कर लो सब। आपके पूरे प्लगइन इसमें इंस्टॉल हो गए। अब एक चीज़ क्या होता है इसमें हमेशा ना, जो मैं कह रहा था, हमेशा इसमें अपडेट की चीज़ें आती हैं। वर्डप्रेस का वर्जन क्या तक 3 दिन बाद अपडेट हो जाता है, आपको करना नहीं पड़ता। इसमें आता है अपडेट करने के लिए कि भाई ये अपडेट हुआ है, आप यहाँ से आओ अपडेट कर दो। अच्छा ये अपडेट हुआ है, यहाँ से आओ अपडेट कर दो। जैसे आप मोबाइल में क्या करते हो, वर्जन आते हैं तो चीज़ें आपको नोटिफिकेशन आता है, इसमें भी नोटिफिकेशन आता है। ऐसा नहीं कि आप अपडेट कर दोगे तो ये चीज़ दिक्कत होगी। ये अगर आपने उन दोनों फाइलों में WP इंक्लूड और एडमिन में कुछ किया है तब वेबसाइट में दिक्कत आएगी, क्योंकि वो कोड फाइलें होती हैं, उसमें आप छेड़खानी नहीं करना कभी भी। एक बार वो हो जाने दो। ये आपका आ गया, वेबसाइट सब कुछ सेट हो गई, लेकिन अभी अभी डेमो डेटा नहीं आया है। देखो, जब भी आओगे, जब नया थीम एक्टिव की हो तो इसमें आपको ये ऑप्शन दे रहा है ना, इंपोर्ट डेमो डेटा। जो मतलब वेबसाइट जब बनी थी तो जो डेटा आ रहा है बाय डिफ़ॉल्ट उसको आप इंपोर्ट कर दो इसमें। प्लगइन आपने इंस्टॉल कर दिया, आप इंपोर्ट ये कर दो। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, आपको फॉर्म भी चाहिए, हाँ जी। ACO भी चाहिए, हाँ जी। कोई ये भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, इंपोर्ट कर दो मेरा डेटा। अब ये क्या करेगा, जितने इमेज है, कंटेंट है, पूरी चीज़ें इंपोर्ट करके आपके सर्वर पे लाके आपके फोल्डर में भर देगा। फिर वेबसाइट को रन करोगे तो पूरी वेबसाइट आपको एक स्ट्रक्चर वाइज मिलेगी। इसके बाद आपका काम क्या होता है, क्लाइंट को हम ये कहते हैं भाई काम करो, पहले आप अपना लेआउट फिक्स कर लो, तो थीम के हिसाब से लेआउट फिक्स कर लेता है। उसके बाद हम आएंगे अपना लाइक इमेज, कंटेंट, बैनर जितने चेंज करना है अपने सिस्टम के थ्रू, बैकएंड के थ्रू कर सकते हो। कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना है वो भी कर सकते हो। ये थीम मैं कोशिश ग्रुप में भेज दूँ। 17 MB की है। अब तो कर ही लोगे, ट्राई करके देखना एक बार सब लोग। इसमें लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, आपका सब कुछ इंपोर्ट हो गया है। अब वेबसाइट को रन करोगे आप, पूरी वेबसाइट का स्ट्रक्चर आपको प्रिपेयर हो गया जैसा आपको चाहिए था। जैसा उस थीम में दिख रहा था आपकी वेबसाइट पूरी प्रिपेयर्ड होगी। अब इसमें ये होता है कि आपको काम कैसे करना है किसी पेज पे। तो अब जब अपना बैकएंड इसका ओपन करोगे तो पूरी चीज़ें प्रिपेयर्ड होंगी जो उसके चाहिए होगा, या जिस जो इस थीम में खासियत थी, मतलब ये चीज़ें हैं। जितने पेज होंगे बैकएंड में आपके पूरे पेज बन के तैयार हैं, जो पेज उस थीम के अकॉर्डिंगली था। आप इसको एडिट करो। ये किसी टेम्पलेट उस पर नहीं, लाइक उस पर नहीं किया इसने, किसी एलिमेंटर पे या ब्लैकबेरी पे, वो डिपेंड करता है कि किसने क्या क्या दिया है। इसमें आपका बैकएंड से अगर किसी चीज़ को एडिट करना चाहे तो पूरी चीज़ें आपको क्लियर दिया है, नॉर्मल आप अपना चेंज करते रहो। अगर इसमें आपने
कर लिया तो थोड़ा एलिमेंटर इंस्टॉल कर दिया आपने तो आपके लिए थोड़ा और सहूलियत मिल जाएगा समझने के लिए। तो इसमें बेसिकली वही है कि इसमें थीम कोई भी इंस्टॉल करो, अपना लेआउट बनाओ, उसकी सेटिंग करो, जो रिक्वायरमेंट है एलिमेंटर यूज़ करना, कोई एक ही पकड़ना है। एलिमेंटर यूज़ करना तो एलिमेंटर इंस्टॉल करके उस पर अपना जितना प्ले कर सकते हो करो, या फिर नॉर्मल अपना एक सर्च मारोगे बस ये सर्च मारना वर्डप्रेस विद डेटा, 4-5 तरीके बस थोड़े थोड़े अलग भी अलग कैसे इंपोर्ट करना है, वे यही रहेगा आपको कि प्लगइन इंस्टॉल करने पड़ेंगे फिर अपना डेटा इंपोर्ट करो। 2-3 इंस्टॉल करो, सर्च मारो गूगल पे फ्री बहुत मिल जाएंगे विद डेटा के साथ। और फिर अपना एक स्ट्रक्चर स्टार्टिंग में कभी ये कोई वो मत उठाओ, अपना एक स्ट्रक्चर निकालो और एलिमेंटर के थ्रू कोशिश करो पूरा मैच करने के लिए। और क्या, ये आपका ये तो डमी वेबसाइट मिली है, अब किसी को ये वेबसाइट देनी है आपको, उसको लेआउट यही चाहिए अगर आपके अप्रूव उसके पास है तो। हाँ ये एडिटर से आपकी पूरी वेबसाइट आ गई है। करो अब ये पेजेस दे दिया ना आपका बैकएंड में पूरा, ये पोस्ट दे दिया है, जो भी पोस्ट पड़े। हाँ हाँ ये पोस्ट हो गए, इसको आप एडिट करो, पूरी डिटेलिंग आ गई। क्या करोगे, टेक्स्ट चेंज करोगे, ज़्यादा ज़्यादा इमेज चेंज करोगे, खत्म बॉल। ठीक है, एक काम करना है इसका एलिमेंटर जरूर, एलिमेंटर पे काम करो 15 हफ्ते भर, रोज 4-5 वेबसाइट अपनी 2-2 3-3 घंटे दे देके उसके हर चीज़ें समझ जाओ कहाँ से आना। मैं ऐसी चीज़ पकड़ के नहीं बता सकता लेकिन हाँ उसमें प्रैक्टिस करो, जितनी ज़रूरत है उसी से अपने एक वेबसाइट बनाओ कंप्लीट। अब ये ड्रैग एंड ड्रॉप, और जहाँ CSS अपने उसमें बगल में तो CSS का दिया ही है, उसमें कुछ करनी है तो वहाँ पे CSS करो, अपना स्टाइल डॉट CSS मिलती है वहाँ पर अपडेट करो चीज़ों को। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस जरूरी है हर एक एक चीज़ का। और क्वेश्चन जो दिया मैं क्वेश्चन कोशिश करो रटना शुरू करो, समझाना वही है, उसको रटो और दिमाग में सेट कर लो अपना, जो एक लाइन बोलना तो वही, हाँ भाई 12 टेबल है तो है, WP चेंज कर सकते तो करते हैं, कोई कितना भी कंफ्यूज करे होना नहीं है भाई, जो आपके पास एक टू द पॉइंट बात करो खत्म, कोई घुमाए भाई मेरे को तो इतना ही पता है बस। और बैकएंड में कोई इतना नहीं जाएगा कि हाँ ये फ्रंट की चीज़ें जो लिमिटेशन होती है इसको वो पता होना चाहिए कि हाँ सामने वाले, हाँ सर जी एलिमेंटर पे काम किया मैंने, इसमें 2 कॉलम बनाना 3, हाँ गैलरी इमेज, मतलब हाँ इस पर काम किया है, वर्डप्रेस हाँ बैकएंड पे काम किया है। कोई नहीं बोलेगा मेरे वेबसाइट बना के दिखाओ, हाँ मैंने काम किया है, चीज़ें पता है मेरे को, एलिमेंटर से ये होता है, इससे ये होता है, इससे ये होता है, टाइटल चेंज करना, लोगो चेंज करना, ये तो यहाँ से चीज़ें आती हैं। और कोई भी थीम में काम करोगे देखो, जैसे मैं कोई अपनी पुरानी ले रहा हूँ, नहीं मैं जो इसकी बाई डिफ़ॉल्ट थीम आती है उसको इंस्टॉल कर रहा हूँ। इसमें क्या होता है कि ये कस्टमाइज़ का ऑप्शन होता है ना, इस कस्टमाइज पे कोशिश करना सबके सब, इस पे ज़रूर क्लिक करना। इस पे क्लिक करने के बाद ना ये चीज़ें ज़रूर कि भाई ये लोग पूछ लेते हैं कि लोग साइट का लोगों को कहाँ से अपडेट होता है, तो कस्टमाइज पे जो बिना एडिटर करोगे तो कस्टमाइज पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे पूरी चीज़ें आ जाएंगी, लोगो अपडेट करनी है आपको, कोई बैकग्राउंड इमेज जो आप कुछ देर पहले कह रहे थे बैकग्राउंड इमेज, कहीं बैकग्राउंड इमेज यूज़ करना चाहते हो, ये आपके होम पेज पे चल रहा है पूरा। अब जो भी कंटेंट डालोगे ऊपर नीचे नहीं इसके ऊपर ही आएगा। हाँ तो ये है कि ये इसलिए बोल रहा हूँ कि जो ये चीज़ है, अगर आप चाहते हो कि मेरा पेज पे एक बैकग्राउंड आ जाए तो यहाँ से बैकग्राउंड डालो, इसके ऊपर टेक्स्ट बन कर पूरे लिखोगे तो आते रहेंगे। इसका कस्टमाइज ऑप्शन, कोई भी थीम ओपन करना जो बिना एडिटर के रहेगा तो उसके हमेशा कस्टम पे क्लिक करोगे, ये चीज़ें पूछ सकते हैं भाई मेन्यू कहाँ सेट करते, तो कस्टमाइज पे क्लिक करोगे तो इसका तुम जो सबसे पहला वर्जन है नोट पैड बोलो, एक तो नोट पैड प्लस प्लस थोड़ा आसान हो गया, ये बेसिक का नोट है, मतलब ये नोट पैड है बस, नोट पैड बेसिक का। हाँ यहाँ पे आपको लोगो चेंज करना है, कलर चेंज करना है, थीम का ऑप्शन कुछ है जो भी। हुँ? हाँ तो नहीं इसका मतलब आप एलिमेंटर के थ्रू ही शुरू करना है, कोई भी सबको काम आसानी के लिए एलिमेंटर इंस्टॉल करना, एक अच्छा सा लेआउट, और एक वेबसाइट बन जाए तो ग्रुप में शेयर कर दो भाई मैंने ऐसा बनाया।
के थोड़ा बहुत क्या पता ट्राई करें। और वो जो 50 क्वेश्चन है वो जरूर पढ़ते रहना, क्योंकि अरे का मैं देखता हूँ, भेजता हूँ, कल भेजूंगा, नहीं तो अगर आज बैठता हूँ ऑफिस में भी आधे घंटे बाद निकलूंगा, देखता हूँ अरे उरे के फंक्शन पूछ देता हूँ यूएस के। हाँ? नहीं मैं बस थोड़ा सा लैपटॉप ले जाना है। ठीक है, करते हैं फिर, मिलते हैं अगली क्लास में। बाकी मैं थोड़े बहुत अपडेट इसमें करता हूँ, ग्रुप में करता हूँ, जो क्वेश्चन कुछ और निकलते हैं पीएचपी के यूआई वाले क्वेश्चन आपसे पूछ के चीज़ अगर इंटरव्यू देना है तो चीज़ें रखना पड़ेगी जरूर कर दो। किसमें? पीएचपी के यहाँ पे काम ही नहीं होता है, यहाँ पे एस्टिमेट सीखो। किस पे? पीएचपी पे, लेकिन वर्डप्रेस पे काम बहुत दबा के पड़ेगा, जरूरी नहीं कि यहाँ पे नहीं काम होता है तो वर्डप्रेस पे कहीं और नहीं होता है। वर्डप्रेस मैं कह रहा हूँ ना, वर्डप्रेस की अभी जैसे ये बेसिक चीज़ आपको पता रहे तो वर्डप्रेस पे कहीं पे भी 8-10 हज़ार लग जाएगी, जो आपको बस इतना कहेंगे ये थीम है भाई, कंटेंट इमेज चेंज करो, तो ये फिक्स होना चाहिए कि आती भी तो रहे। अब पहली बार जाओगे इन्वेंटर का नाम सुनोगे हिल जाओगे, अभी है क्या। अभी 10 बार प्रैक्टिस कर रहे, फॉर्म बनाना है सर देख लूँगा, फॉर्म यहाँ से मिल जाती है, चीज़ें चेंज करनी है, कोई ये नहीं कर मेरे को। अब यहाँ पे ये है कि वर्डप्रेस पीएचपी ऐसी चीज़ में कोई काम ही नहीं होता, तो क्वेश्चन नहीं पूछते उनको, यहाँ पे तो बस हब स्पॉट पे काम होता है, तो उनको एचटीएमएल वाले बंदे चाहिए बस। हब स्पॉट क्या है कि कोई वेबसाइट बनी है आपके एचटीएमएल में, ठीक है, हब स्पॉट के थ्रू डायनेमिक हो जाती है, जैसे वर्डप्रेस में एचटीएमएल को डायनेमिक कर देना वैसे उसमें करते, उसमें कोड नहीं करना पड़ता, उसमें सेक्शन बने, आपने एचटीएमएल उठाया चिपका दिया, सीएसएस उठाई, यहाँ की सीएसएस उठाई, उसमें जाके सेट कर दिया सब कुछ, वो डायनेमिक होती जाएगी। मतलब डायनेमिक ये होता है कि अब ये जैसे अबाउट अस पेज बन गए, बैकएंड से कोई मैनेज कर सकता है, इसके लिए आपको ये नहीं लिखना, इसमें बोल्ड करना तो बस बी दबा दो बोल्ड हो जाता है, आपको वहाँ पे बी लिखना पड़ता है टैग बोल्ड करने के लिए, वो सब नहीं, टैग तो इसमें पूरे बटन ही रहेंगे, इससे क्या इमेज आ गई, अच्छा ये साइज चूज करनी है, साइज चूज कर लिया, आप क्या करते हो सीएसएस में डिफाइन करते हो ना, इसकी साइज ये है, इसके टॉप मार्जिन है, इसमें क्या है बस ऊपर नीचे टॉप मार्जिन के आप 10-20-30 लिखते जाओ, बाई डिफॉल्ट सीएसएस में जाकर सेट होते जाएगी डायनेमिकली। तो प्रैक्टिस है, इतना ही हो सकता है कि प्रैक्टिस दबा करनी पड़ेगी। वर्डप्रेस काम देगा, वर्डप्रेस नुकसान नहीं करेगा, पीएचपी का चलो, पीएचपी का बस ये फायदा हो रहा है कि चीज़ें आप फाइल देख रहे हो तो टेंशन नहीं हो रही भाई है क्या वो, और कोई बात नहीं है। हाँ वो हाँ वो मतलब चीज़ें समझ में आ रही हैं क्या, हमें पीएचपी में अच्छा ये पीएचपी में बना दी है, पीएचपी के नीचे आपको तो मेन कंटेंट पे ही काम करना है। हाँ पीएचपी पे ही है, मेजेंटो पीएचपी की है, फेसबुक के जमाने में पीएचपी पे ही था। हाँ कस्टम बना दिया, रिएक्ट वेक्ट सब उठा दिया फास्ट करने के लिए। कभी भी कोई ये बनती हैं लाइक फ्लिपकार्ट हो गए, अमेजोन हो गए, ये कभी किसी टेक्नोलॉजी पे नहीं बनाते हैं, ये नहीं कि मतलब कि टेक्नोलॉजी मतलब वर्डप्रेस पे मैजेंटो पे इस पे कोई नहीं बनाता है वेबसाइट, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर सबको पता है, वो अपने कोर पे बनाते हैं, सब अपने हिसाब से बनाते हैं, जैसे पीएचपी में आपने खुद का एडमिन पैनल बनाया टाइम लेके, ये कोर पे बनाते हैं, किसी एक जैसे पीएचपी के कोर पे शुरू करेंगे, कोई सीएमएस नहीं यूज करेंगे ना वर्डप्रेस ना ड्रूपल कहीं नहीं, वो अपना सीएमएस खुद बनाएंगे, और इतनी सिक्योरिटी रखनी पड़ती है उनको। वर्डप्रेस का आपको आप वर्डप्रेस पे क्या है, आपको पूरे टेबल पता है, दुनिया में जितनी वेबसाइट बनेंगी आपको पता है भाई ये 12 ही टेबल होती हैं, ये स्ट्रक्चर है, डब्ल्यू पी इंक्लूड में कोई छेड़ेगा नहीं उस, हाँ ये 12 टेबल मिलेंगे, ये थीम बाय डिफॉल्ट रहेगा जो इसमें रहते हैं, तो ये डिमेरिट है उसका लिखना भाई, चौड़ इसीलिए इसके वर्डप्रेस के अपडेट इतने आते हैं, 5 पॉइंट अभी हफ्ते और बाद देखना कुछ ना कुछ हो रहा है, वर्डप्रेस के अपडेट देखो हमेशा बदलते रहते हैं, बना प्लगइन हमेशा अपडेट होती रहती हैं। हाँ वर्जन हमेशा कुछ ना कुछ बग मिलते हैं भाई, चलो फिक्स किया अपडेट किया, जैसे हमारे नॉर्मल ऐप ही होते हैं देखते हैं ना, रोज अपडेट होता रहता है सब परफेक्ट होने के बाद भी।